खबरों की परतें कई होती हैं। इन परतों के बीच से बारीकियां निकालना, उन्हें एनालाइज करना और उसके बाद आपके लिए लेकर आना, यही हम करते हैं मिस्टर एनालाइजर में। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। आज जिन मुद्दों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, क्यों भारत को महत्व दिया जा रहा है, और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात, क्या G7 में इस बार आप इटली के प्रधानमंत्री को एक बदले हुए स्वरूप में देख रहे हैं। फिर हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी की। राहुल गांधी, ऐसा प्रतीत हो रहा है, हम आपको लगभग ये कह सकते हैं कि रायबरेली से ही अपनी सांसदी रखेंगे, वायनाड वो छोड़ने जा रहे हैं। लाख टक्के का सवाल यह है कि वायनाड से कौन होगा उम्मीदवार, गांधी परिवार का दूसरा उम्मीदवार, यह हम आपको बताएंगे। फिर बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बहुत बड़े बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। संगठन के तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ करने जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम जो स्टोरी आपके सामने रखेंगे वो रखेंगे मुजफ्फरनगर की। मुजफ्फरनगर यानी कि जाटलैंड, वेस्टर्न यूपी, यहां पर ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के दो नेता आमने सामने आ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं संजीव बालियान और संगीत सोम की। दोनों नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़े और जाने माने हैं, लेकिन आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। बीजेपी में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, इसलिए इस पर चर्चा आवश्यक है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इटली में, जहां पर अभी G7 का शिखर सम्मेलन चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के सभी बड़े अर्थव्यवस्था के राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन अभी हम आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अपने आप में आपको बताती हैं कि वहां ताजा स्थिति क्या चल रही है। आप देखिए, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, उसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं। जर्मन चांसलर भी यहां पर हैं और उन सबका बड़ा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। लेकिन इस स्वागत में एक बात देखने लायक थी। इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी अपने तमाम नेताओं के साथ जब मिल रही थी, मुलाकात कर रही थी, तो उस वक्त नमस्ते कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान भी उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार ही किया। यानी कि भारतीय संस्कृति बहुत बड़े पैमाने पर आज आपको G7 में वास्तविकता के तौर पर दिखाई दे रही है। यह दरअसल भारत के नमस्कार का ग्लोबल होना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप देखिए, तमाम नेताओं का स्वागत मेलोनी ने किस तरीके से नमस्कार के साथ किया, हम आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री के जो स्वागत की। वहां पर प्रधानमंत्री मेलोनी थी और उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। अब इसके साथ साथ हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि इस शिखर सम्मेलन में जो तमाम नेता मौजूद हैं, उन नेताओं के बीच में आज ऐसा लग रहा है जैसे कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सबसे ज्यादा ताकतवर बनती दिखाई दे रही हैं। और वो इसलिए क्योंकि अगर आप अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, चुनावी साल है, डोनाल्ड ट्रंप से उनका बहुत कड़ा मुकाबला है और कई आर्थिक संकटों से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप मैक्रो की बात करें, फ्रांस, मैक्रो ने अभी चुनाव की घोषणा कर दी है और यूरोपियन यूनियन के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस थे उसमें फ्रांस के जो राइट विंग पार्टी है उसको काफी बढ़त मिली है, जिसकी वजह से मैक्रो अभी खुद मुश्किल झेल रहे हैं। ऋषि सुनक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, खुद चुनाव झेल रहे हैं। उनके हारने के आसार बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं। और उसके साथ साथ जो स्थिति बनती जर्मनी में दिखाई दे रही है वो भी उतनी ही ज्यादा संकटमय है, क्योंकि जर्मनी में भी जो लिबरल पार्टी है उसके वोट शेयर यूरोपियन पार्लियामेंट में बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि वहां भी सत्ता परिवर्तन की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि आज दो देश हैं जो कि G7 के इस पूरे बैठक और सम्मेलन में सबसे बड़े और ताकतवर बनते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद G7 के समिट में हिस्सा लिया है और यह बताता है कि भारत की आज कितनी बड़ी वक्त पूरी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर है। इसके साथ साथ हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ, यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। यह मुलाकात काफी अच्छे तरीके से हुई है, अच्छे माहौल में हुई है और भारत ने अपनी पूरी सहानुभूति और उसके साथ साथ सहायता की बात निकालकर यहां सामने रखी है। लेकिन इसके साथ साथ इस G7 को अगर आज दुनिया याद रखेगी तो वो इसलिए क्योंकि आज यूक्रेन को एक बहुत बड़ी मदद का आश्वासन G7 दे रहा है। $50 बिलियन
$50 बिलियन की मदद यूक्रेन को सभी G7 देश देने जा रहे हैं। और यह रकम कहां से आ रही है? दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जो बातें कही हैं उसमें यह बात स्पष्ट दिख रही है कि जो रूस के अकाउंट्स हैं, जो युद्ध शुरू हुआ रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें रूस की जो संपत्ति है, जो बिजनेस अकाउंट्स हैं तमाम देशों में है, पश्चिमी देशों में है, उसे अमेरिका के कहने पर, संयुक्त राष्ट्र के कहने पर फ्रीज कर दिया गया था। इन सभी एसेट्स को अगर कोलैटरल के तौर पर देखा जाए तो ये तकरीबन $100 बिलियन से भी ज्यादा के एसेट्स हैं रूस के। इसी एसेट के आधार पर $50 बिलियन आज मदद के तौर पर दिया जा रहा है ज़ेलेंस्की को, ताकि वो यूक्रेन युद्ध में अपने जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम आगे बढ़ा सकें और लोगों की मुश्किलों को कम कर सकें। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो निकल कर आ रही है। इस सम्मेलन के दौरान सबसे बड़ी बात जो निकल कर एक और आ रही है कि अब हम आपको ये कह सकते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में आप रूस और यूक्रेन के संबंध अच्छे होते हुए नहीं देखने जा रहे हैं। और आप कहेंगे ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि रूस ने स्पष्ट कर रखा था कि जब तक यूक्रेन को पश्चिमी देश मदद देते रहेंगे, रूस किसी भी कीमत पर युद्ध को खत्म नहीं करने जा रहा। रूस ने यह मांग की है कि प्रतिबंध लगाया जाए ताकि तमाम जो हवाई हथियार हैं, बाकी हथियार हैं, वो पश्चिमी देश न दें। लेकिन अब जो स्थिति बनती दिख रही है, जहां पर $50 बिलियन की मदद G7 देशों ने दिया है यूक्रेन को, इसके बाद तो यह माना जा सकता है कि चीन की मदद से रूस अब यूक्रेन युद्ध को और लंबा खींचने जा रहा है, जिसकी वजह से पूरे यूरोप पर बहुत संकट के बादल मंडराने वाले हैं। मसलन यूरोपीय संघ में महंगाई की दर लगातार बढ़ती चली जा रही है। मई के महीने में यूरोपीय संघ का जो महंगाई का दर था वो 2.6 था, जो कि उसके बीते महीने से 0.2% ज्यादा है। ब्रिटेन और जर्मनी में जो पर कैपिटा इनकम है वो भी लगातार गिरता चला जा रहा है और उसके साथ साथ जीडीपी, जो पर पर्सन पर कैपिटा जीडीपी, वो भी गिरती हुई चली जा रही है। यूरोप की तमाम कंपनियां जो रूस में व्यापार करती थीं या फिर ईस्टर्न यूरोप में व्यापार करती थीं, आज उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है, जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर अब बिकवाली की स्थिति आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में यूरोपीय संघ के ऊपर यूक्रेन युद्ध के खिंचने का खतरा अपने आप में एक बहुत बड़ा अस्तित्व का खतरा है। इसकी वजह से भारत पर भी असर पड़ेगा साहब। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत पर असर नहीं पड़ रहा तो आप बिल्कुल गलत हैं। और वो इसलिए क्योंकि इंपोर्ट के कॉस्ट भारत के लिए बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में इंपोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और इंपोर्ट बकेट हमारा बहुत बड़ा है साहब। इसकी वजह से आज हमें बहुत बड़ी राशि फॉरेन एक्सचेंज दूसरे देशों को देना पड़ रहा है। हालांकि हमारे पास कंफर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज का बड़ा भंडार है, लेकिन इसके बावजूद अर्थव्यवस्था को धक्का लग रहा है। तेल की कीमतें घटने का नाम नहीं ले रही हैं, जिसके वजह से हम ज्यादा राजस्व तमाम अरब कंट्रीज को दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय इंपोर्ट बास्केट के बढ़ने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बेजा असर हो रहा है और भारत में भी इसकी वजह से महंगाई कम नहीं होने जा रही है। लिहाजा यूक्रेन के युद्ध की वजह से और साथ ही साथ जब आप इसको इजराइल और गाजा पट्टी पर हो रहे युद्ध की परिस्थितियों को देखें तो कुल मिलाकर भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के कई सदस्यों से अपनी मुलाकात कर रहे हैं और भारत को खास स्थान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि इमर्जिंग इकोनॉमीज में आज भारत सबसे चमकदार सितारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। एक इकोनॉमिक कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी की बात सामने आ रही है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को इस बात का भरोसा है कि दुनिया का निवेश अगर भारत में आता है तो बड़े पैमाने पर यहां पर आर्थिक विकास होगा, जिससे पूरी दुनिया को फायदा मिल सकता है। इसके साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का साइज भी जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। मसलन मैं आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका की इकोनॉमी की साइज $25 ट्रिलियन है। जापान की इकोनॉमी की साइज $4.26 ट्रिलियन है। जर्मनी की इकोनॉमी की साइज $4.08 ट्रिलियन है। जब आप ब्रिटेन की बात करते हैं तो $3.09 ट्रिलियन है
और फ्रांस 2.78 ट्रिलियन है। इटली 2.05 ट्रिलियन है। अब इसमें भारत कहां आता है साहब? भारत को दरअसल जब आप देखते हैं तो भारत ने आज जर्मनी के बाद अपनी जगह बना ली है। करीब $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी आज भारत की हो सकती है साहब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यकाल में, 10 साल के कार्यकाल में और अगले 5 साल को देखते हुए आप देखिए कितना बड़ा भविष्य है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 से लगातार की है। आज भारतीय अर्थव्यवस्था तकरीबन $4 ट्रिलियन पर बैठी है, यानी कि हम चौथे नंबर पर हैं, ब्रिटेन के भी ऊपर। यही वजह है कि G7 देश भी भारत की अर्थव्यवस्था और उसके साइज को देखते हुए भारत को उचित स्थान दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमारा डंका बोल रहा है पूरी दुनिया भर में। लिहाजा इस पोजीशन को इस्तेमाल करना, इसको लेवरेज करना भारतीय विदेश नीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी G7 के सम्मेलन में हिस्सा लेने गए हुए। हालांकि भारत को यहां पर स्पेशल इनवाइटी के तौर पर बुलाया गया है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है, याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है जब G7 के समूह को बढ़ाया जाए और उसे G10 बनाया जाए, जिसमें भारत की भी जगह होगी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन के ऊपर जा चुकी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज की दूसरी खबर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको हम 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं साहब। ये 2 तस्वीरें 24 घंटे के फासले पर है। एक तस्वीर रायबरेली के आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं और दूसरी तस्वीर वायनाड की है। रायबरेली और वायनाड में दूरी है 2091 किलोमीटर की, लेकिन कांग्रेस इस दूरी को पाटने में लगी हुई है और वो इसलिए क्योंकि इन दोनों सीट से राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनाव को जीता है। यो इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी का ये दोनों सीट पर जीतना कांग्रेस के लिए न सिर्फ मनोबल के तौर पर बहुत बड़ा रहा, बल्कि कांग्रेस के लिए बहुत फायदेमंद भी रहा। राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा था कि अमेठी 2019 में हारने के बाद उन्होंने वायनाड में शरण ली। उस वक्त भी राहुल गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे। अमेठी हार गए थे, वायनाड में उन्हें जीत मिली थी। इस बार के चुनाव में उन्होंने वायनाड में पर्चा भरा, लेकिन रायबरेली और अमेठी में भरेंगे या नहीं, इस पर पूरे चुनाव के दौरान संशय बना रहा और नॉमिनेशन के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रायबरेली से अपना पर्चा भरा। सोनिया गांधी ने कैंपेन करते हुए रायबरेली की जनता को कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूं और लिहाजा राहुल गांधी ने दोनों सीटों पर 3 लाख से भी ज्यादा के मार्जिन से अपनी सीट को सिक्योर किया। अब सवाल यह है कि राहुल गांधी एक ही जगह से सांसद रह सकते हैं, या तो उनको चुनना होगा रायबरेली को, या वो वायनाड की तरफ एक बार फिर रुख कर सकते हैं और वायनाड को जीतने की बात कर सकते हैं। राहुल गांधी इस फैसले पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि इसके पीछे की राजनीति क्या है और राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले जरा देख लीजिए। Everybody knows the answer to this question except myself. You know, in politics, everybody knows everything except the person who's doing it. So, don't worry. Both Raebareli and Wayanad will be very happy with my decision. तो राहुल गांधी ने एक बैलेंस बनाया। दरअसल वो नहीं चाहते कि वायनाड की जनता नाराज हो, या वो ये भी नहीं चाहते कि रायबरेली की जनता, जिन्होंने सोनिया गांधी और तमाम अन्य वजहों से राहुल गांधी में अपना विश्वास प्रकट किया हो, रायबरेली की जनता को भी किसी तरह की ठेस पहुंचे। ऐसे में हम आपको ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी रायबरेली की सीट रखने जा रहे हैं। यह बात लगभग तय है। अब इस पर अंतिम मुहर लगनी बाकी है, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा लगाई जानी है। राहुल गांधी का यह फैसला लगभग तय माना जा रहा है। रायबरेली की सीट ही राहुल गांधी रखेंगे, वायनाड की सीट वो छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, वायनाड की सीट जब वो छोड़ेंगे तो क्या वो वायनाड को हमेशा के लिए त्याग देंगे? सोचने वाली बात यहां पर यह है कि जब 2019 में राहुल गांधी अमेठी हार चुके थे तो वायनाड की वजह से ही वो सांसद थे, अन्यथा वो संसद के बाहर होते। वायनाड की जनता ने उन पर जो भरोसा या विश्वास जताया 2019 में और उसके बाद 2024 में, इस विश्वास को अगर राहुल गांधी आज दरकिनार कर दें तो जाहिर सी बात है आगे उन्हें कई तरह के आरोप झेलने पड़ सकते हैं।
इसलिए यह बात भी खबर आ रही है कि राहुल गांधी वायनाड के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उम्मीदवार चुन रहे हैं। इसका खुलासा हम आपके सामने करेंगे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी क्यों चुन रहे हैं रायबरेली की सीट। सबसे पहली बात यह है, रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इन सभी लोगों ने अपना वर्चस्व बनाकर रखा। रायबरेली की सीट आमतौर पर कांग्रेस के पास ही रही है और रायबरेली की जनता ने गांधी परिवार के प्रति अपनी वफादारी या यूं कहें कि अपनी आस्था, अपने विश्वास को हमेशा प्रकट किया है। इस विश्वास को तोड़ना, खास करके तब जब सोनिया गांधी अब कह चुकी हैं कि वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो जाहिर सी बात है या तो प्रियंका गांधी या फिर राहुल गांधी के ऊपर यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की इस सीट पर वो अपनी उम्मीदवारी रखें और लोगों की उम्मीदों को पूरा करें। इसलिए रायबरेली की सीट पारिवारिक नजरिए से महत्वपूर्ण है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीति। क्यों कह रहे हैं आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने अपने आप को स्थापित नहीं किया, किसी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को मजबूत नहीं किया, तो फिर पूरे देश पर राज करने का सपना उस पार्टी को छोड़ देना चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि अंक गणित इस बात को स्पष्ट करता है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। अगर 80 लोकसभा की सीटों में 40 सीटों पर भी जीतने वाली पार्टी को मौका नहीं मिला तो केंद्र में सत्ता कैसे मिलेगी? लिहाजा राहुल गांधी के ऊपर आज सबसे बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पुनर्जीवन की। और अगर राहुल गांधी रायबरेली को छोड़कर वायनाड चुनेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में और उसके साथ साथ पूरे नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट इंडिया में एक ही मैसेज जाएगा, कांग्रेस साउथ इंडिया बेस्ड पार्टी बनने जा रही है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का जो नेशनल फुटप्रिंट है वो बड़े पैमाने पर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। राहुल गांधी को इस बड़ी वजह से आज वायनाड को छोड़कर रायबरेली को चुनना ही पड़ेगा। इसके अलावा और क्या विकल्प है ही नहीं उनके पास। इसके बाद उत्साहित होने वाली बात यह है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 10 साल के बाद 6 सीटें मिली हैं साहब। और उत्तर प्रदेश में स्थिति यह है कि 80 के दशक के बाद कांग्रेस ने कभी भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है। खास करके बीते 10 सालों की बात करें तो कांग्रेस का प्रदर्शन नगण्य रहा है। उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस को अपने आप को पुनर्जीवित करना है और वहां पर कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना है तो राहुल गांधी को वहां जाकर खड़ा होना ही पड़ेगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। तो जो तीसरी बड़ी वजह है वो ये है कि जमीन पे संगठन को मजबूत करने के लिए अब राहुल गांधी के अलावा कोई और नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में। इसके साथ साथ जो चौथी वजह आपके सामने हम रख रहे हैं, 2027 में विधानसभा के चुनाव है उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक अच्छा डेंट लगा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की वजह से। अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपने इस बढ़त को इस्तेमाल करके 2027 में विधानसभा के चुनाव में नहीं जीत पाते हैं तो यकीन मानिए 2029 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा एक बार फिर से भारी होगा, जो कि कांग्रेस के अस्तित्व और समाजवादी पार्टी के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा होगा। लिहाजा राहुल गांधी के पास कोई विकल्प नहीं है, उनको वायनाड छोड़ना ही पड़ेगा। यह हमने आपको लॉजिकली बताया है, लेकिन हमारी खबर भी है कि वो वायनाड छोड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि राहुल गांधी वायनाड छोड़ रहे हैं तो फिर कौन? यहीं पर आकर बात आ जाती है। प्रियंका गांधी को लेकर राहुल गांधी ने कई बार इस बात के संकेत दिए कि वो चुनावी अखाड़े में आ सकती है। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने तो कई बार इच्छा जाहिर की कि वो खुद ही आना चाहते हैं, लेकिन गांधी परिवार रॉबर्ट वाड्रा को आगे करे इसकी संभावनाएं न के बराबर है। हां, अगर कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ सकता है तो वो है प्रियंका गांधी। अब प्रियंका गांधी को लेकर यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के लिए चुनाव रायबरेली से लड़ना ज्यादा अच्छा नहीं होता? तब यहां पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। मां की सीट पर अगर बेटा खड़ा होता है तो उसको कहते हैं परिवार आगे बढ़ रहा है। यह भारतीय मानसिकता है। लेकिन मां की सीट पर भाई के रहते हुए बहन खड़ी हो जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए यह बताया जा रहा है कि वायनाड की सीट के लिए सबसे उपयुक्त गांधी परिवार का उम्मीदवार प्रियंका गांधी है। यही वजह है कि प्रियंका गांधी को लेकर एक जनमत तैयार किया गया है। यहां तक कि राहुल गांधी भी बताया जा रहा है कि इसको लेकर पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। राहुल गांधी नहीं चाहते थे कि प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में तब तक आए जब तक कि वो खुद ना चाहें, लेकिन अब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आना चाहती हैं।
इसके साथ साथ हम आपको यह भी बता दें कि प्रियंका गांधी ने लोकसभा 2024 के चुनाव में जबरदस्त प्रचार किया था। 6 राज्यों में उनका प्रचार रहा था। 108 जनसभा और रोड शो उन्होंने किया था। उत्तर प्रदेश, झारखंड, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और यहां तक कि मीडिया के सामने उन्होंने एक बहुत अच्छा नैरेटिव गढ़ने में बड़ी भूमिका निभाई। समन्वय बनाने में अखिलेश यादव के साथ भी प्रियंका गांधी की भूमिका बहुत जबरदस्त रही थी राहुल गांधी के संदर्भ में। और कहीं पर भी जब कांग्रेस पार्टी फंसती हुई दिखाई देती है तो राहुल गांधी की मदद के लिए प्रियंका गांधी आती है। लिहाजा राहुल गांधी के रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर आज कोई सबसे मुफीद उम्मीदवार वायनाड के लिए है तो वो है प्रियंका गांधी। अब आप कहेंगे ये क्या होने जा रहा है? यहां पर स्थिति यह है कि प्रियंका गांधी के लिए भी मामला अभी कांग्रेस के अध्यक्ष के पास पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी अपने जनाधार को बहुत तेजी से आगे बढ़ाना चाहती है, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने अपने गठजोड़ को और मजबूत किया है। अखिलेश यादव के साथ मिलकर अब धन्यवाद प्रस्ताव यात्रा शुरू करने की बात हो रही है। कांग्रेस ने दरअसल खुद का अपनी यात्रा का एक पूरा एजेंडा तैयार कर लिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से विरोध हुआ। कहा गया कि हम तो अलायंस में हैं, हम दोनों पार्टियों ने मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव जीते हैं, इसलिए कांग्रेस अकेले धन्यवाद प्रस्ताव यात्रा कैसे कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ने इस बार तथाकथित तौर पर बेवकूफी न करते हुए समाजवादी पार्टी की इन संवेदनाओं को समझते हुए अपनी धन्यवाद प्रस्तावना यात्रा पोस्टपोन कर दी। और उसके बाद अब यह तय किया गया है कि जुलाई के महीने में आखिरी हफ्तों में उत्तर प्रदेश में यात्रा पर निकलेंगे 2 लड़के, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश। धन्यवाद प्रस्ताव यात्रा, जहां पर ये दोनों लड़के जिन्होंने अपने गठबंधन के दम पर भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट दिया है बीते 10 सालों में, उसके लिए लोगों के बीच जाकर धन्यवाद की बात कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उपचुनाव भी उत्तर प्रदेश में सामने आने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस ने तय किया है कि कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं खड़ा होगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे जिनको कांग्रेस का पूरा समर्थन मिलेगा। यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के साथ मिलकर तालमेल बिठाकर यहां पर चलने की बात कर रहे हैं। अब यहां पर एक और बड़ी चुनौती है। चुनौती यह है कि क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव मिलकर जो शेड्यूल कास्ट जिसने बड़े पैमाने पर इंडी अलायंस को अपना मतदान दिया है उसे रिटेन कर पाते हैं। दूसरी बड़ी चुनौती क्या है? नॉन यादव ओबीसी पर जो फोकस अखिलेश यादव का रहा, क्या यह फोकस बहाल रहेगा? और तीसरी बड़ी चुनौती क्या है? क्या यादव डोमिनेंस को कम करने में कांग्रेस की सक्रिय भूमिका होगी और दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एक दूसरे के लिए काम करते दिखाई देंगे? अगर यह संभव हुआ तो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तासीर में बदलाव देखने को मिल सकता है, जिसकी शुरुआत बहुत जल्द ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होने जा रही है। बीते 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में मनमुटाव, आपसी मतभेद मुखर तरीके से सामने आए हों, इसका एग्जाम्पल आपको देखने को न के बराबर मिलेगा। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा के चुनाव के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं में ऐसी मनमुटाव सामने दिखाई दे रही है जो कि आज कई सवाल खड़े कर रही है। 2 बड़े चेहरे, संजीव बालियान जो कि मोदी सरकार में 10 साल मंत्रिमंडल में रहे, और संगीत सोम जो कि विधायक हैं मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर लोकसभा की सीट पर संगीत सोम पर जो संजीव बालियान हैं, उनके ऊपर संगीत सोम ने कई तरह के आरोप लगाए हैं। पहले मैं आरोप आपके सामने रख देता हूं। यह कहा गया, बालियान ने कहा कि हार की जिम्मेदारी संगीत सोम पर है। ऐसे में संगीत सोम ने क्या कहा कि अगर आप वक्त रहते मेहनत करते तो आपको इसका फल मिलता। आप कार्यकर्ताओं से कटे हुए हैं, इसलिए आप अपनी ही सीट पर हार गए। संजीव बालियान का आरोप है कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की मदद की। देखिए कितना बड़ा आरोप है, संगीन आरोप है। इसमें संगीत सोम ने कहा कि बुल्ढाना और चरथाव में संजीव बालियान क्यों पीछे रह गए, क्योंकि ये दोनों सीट, ये दोनों असेंबली कंस्टिट्यूएंसी उनके खुद के निवास के पास है। इसके साथ ही संगीत सोम ने छिपकर वार करने का आरोप भी संजीव बालियान पर लगाया। इसके साथ ही संजीव बालियान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, संगीत सोम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया,
जिसमें संजीव बालियान पर संगीत सोम ने कई तरह के आरोप लगाए हैं साहब। उसकी पूरी पर्ची हमारे पास है, लेकिन हम आपको उसमें से कुछ मुख्य बिंदु बता रहे हैं। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार से बड़े पैमाने पर संजीव बालियान ने संपत्ति इकट्ठा कराई है और इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। आरोप और प्रत्यारोप के ये जो दौर हैं, ये जबरदस्त तरीके से दोनों नेताओं के बीच में चल रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दोनों नेता क्या क्या कह रहे हैं। बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। उससे होता है उनका शिक्षा का पूछा है स्तर, आप ही जोड़ लें किसका स्तर कहाँ है। आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पे चुनाव नहीं हारने दिया। मैंने इतनी मेहनत करी, कार्यकर्ता लगने के लिए तैयार नहीं थे। तो संगीत सोम और संजीव बालियान ये दोनों एक ही क्षेत्र के नेता हैं, बीजेपी के नेता हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है जैसे कि दो अलग अलग पार्टियों के। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें संगीत सोम ने पर्चे बंटवाए। इस पर्चे में संजीव बालियान के ऊपर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप उन्होंने लगवाए, जिसके बाद संजीव सहरावत नाम के एक आदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसका कहना है कि संगीत सोम ने उनके ऊपर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाने के जो आरोप लगाए हैं, और उस मामले में संजीव सहरावत ने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भी दिया है। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि संजीव सहरावत ने कैसे अपना बचाव किया है। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है। मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के बीच में इस तरह की सिर फुटौल मेरी याददाश्त में कम से कम बीते 10 साल में आज तक कभी देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस झगड़े का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े पैमाने पर पड़ने जा रहा है, और वो इसलिए क्योंकि आरएलडी के साथ गठबंधन की वजह से ऐसा माना जा रहा है कि यह झगड़ा और आगे बढ़ा। संजीव बालियान इस गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, लेकिन गठबंधन केंद्रीय नेतृत्व की वजह से हुआ, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व का यह असेसमेंट था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बड़े पैमाने पर बीजेपी से विमुख हो रहा है। और देखिए, अगर आज आरएलडी के साथ भारतीय जनता पार्टी का सहयोग नहीं होता तो कई मामलों में, कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता था। इस बारे में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 10 सीटें जीती, वहीं आरएलडी ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2 सीट पर जीत हासिल की है। अगर आप इसको 2019 के आंकड़ों से मिलाकर देखें तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटें जीती थी, और उस वक्त आरएलडी का गठबंधन समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ था। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जयंत चौधरी के साथ आने की वजह से जाट वोटर विमुख बड़े पैमाने पर आज बीजेपी के साथ नहीं हुआ, वरना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नुकसान को आप बड़े पैमाने पर देख सकते थे। लेकिन अब इसका जो खामियाजा है वो संजीव बालियान, संगीत सोम और इस तरह के तमाम नेताओं को भोगना पड़ रहा है, और वो इसलिए क्योंकि अलायंस में अब आरएलडी ज्यादा आगे निकलती आ रही है। आरएलडी ने पुणे चुनाव प्रचार के दौरान ये आरोप लगाया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास करके इन तमाम मुजफ्फरनगर या इसके आसपास के इलाकों में, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ा। अगर मिलकर चुनाव लड़ा होता तो कहीं बेहतर परिणाम सामने आ सकते थे। लिहाजा अभी आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को एक अच्छा पोर्टफोलियो दिया है, इंडिपेंडेंट मंत्रालय दिया गया है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का। लेकिन इसके साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो नेताओं के बीच के कलह है वो बड़े पैमाने पर सामने आ रही है, और इसके पीछे एक और कहानी भी है, और ये कहानी थोड़ी अलग ही है। कहानी यह है कि माना जा रहा है कि राजपूत वोटर्स बड़े पैमाने पर
भारतीय जनता पार्टी के लिए भीतरघात कर रहे थे। यह बात अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इसके बारे में चर्चा बहुत जबरदस्त है। और यह कब से शुरू हुआ साहब? इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि कब से शुरू हुआ, मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि संगीत सोम राजपूत है, और इसलिए ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है संजीव बलियान और संजीत सोम में, ये अपने आप में बड़ा है। तो जो राजपूत मतदाता को लेकर जो एक असमंजस की स्थिति है, उसकी शुरुआत कहां से होती है? अरविंद केजरीवाल, याद कीजिएगा, बेल पर जेल से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद सबसे पहले अपने चुनाव प्रचार में ये कहते हैं कि जैसे ही 400 पार हुआ, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदल देगी। इस एक वाक्य ने लोगों के दिमाग में एक संशय उत्पन्न कर दिया। इस संशय की वजह से राजपूत समाज ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी से विमुख होने लगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ संन्यास लेने से पहले राजपूत समाज से आते हैं। जाहिर सी बात है, लोगों का जुड़ाव उनके प्रति है। योगी आदित्यनाथ के साथ साथ जो तमाम अन्य राजपूत नेता हैं उत्तर प्रदेश के, उनके दिलों में भी इस तरह का डर बैठने लगा। लिहाजा राजपूतों की अनबन की वजह से उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर, न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि अयोध्या और उसके आसपास की कई सीटों पर जहां पर राजपूत खास करके बहुत ही प्रभावशाली हैं, इन सभी सीटों पर काफी ज्यादा मनमुटाव की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि नेताओं का कलह सामने आ रहा है। राजपूत समाज का जो असंतोष है, उसकी एक कड़ी आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। यही कड़ी आपको अवध के क्षेत्र में और यहां तक कि पूर्वांचल में भी दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भारतीय जनता पार्टी थोड़े से ट्रांजिशन के स्टेज में है और भारतीय जनता पार्टी इसे बहुत जल्द ही सुधारने की कोशिश कर रही है। माना जा रहा है कि गोरखपुर में, जहां अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत अपने शिविर में हैं और वहां पर तमाम कार्यकर्ताओं के साथ संबंध बनाए हुए हैं, बातचीत कर रहे हैं, मोहन भागवत की मुलाकात योगी आदित्यनाथ से 15 तारीख को होने वाली है। और शायद ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसी मुलाकात के साथ योगी आदित्यनाथ के तमाम संशय और उसके साथ साथ तमाम मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी दूर किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने के हवाले से एक खबर बहुत ज्यादा चर्चा में आई थी चुनाव के बाद, जब नतीजे अच्छे नहीं आए थे, और यह कहा जा रहा था उस वक्त कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ उम्मीदवारों के नाम सामने रखे थे, उन नामों को नहीं चुना गया। अगर ऐसा हुआ होता तो फिर उत्तर प्रदेश के नतीजे कुछ और हो सकते थे। इसमें कितनी वास्तविकता है, कितनी नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये राजनीति की गलियारों में काफी चर्चा होती हुई दिखाई दे रही। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक क्लाइमैक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर आप देखिए कि पहली बार 10 साल में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने हैं, और यह स्थिति बहुत मुफीद, कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए तो नहीं है। आइए आज की आखिरी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों के आधार पर नहीं आए, और यह बात सर्वविदित है, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा नहीं था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एनडीए की सरकार केंद्र में बना ली। जाहिर सी बात है, इसे लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सोच विचार कर रही है। मोहन भागवत जी ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ तथ्य रखे थे। मोहन भागवत जी का मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही संयमित तरीके से लोकसभा के चुनाव में अपने प्रचार को भी आगे बढ़ाना चाहिए था, और अब सरकार को लेकर भी एक संतुलित और संयमित नजरिया ही रखना चाहिए। संघ परिवार ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सामने यही सीख रखी है, लेकिन कई तबकों ने इसे अलग अलग तरीके से सामने प्रस्तुत किया। तो आइए अब इससे आगे बढ़ते हुए आपको हम ये बता रहे कि भारतीय जनता पार्टी खुद अपने इस झटके को संभालने के लिए, लोकसभा में जो उन्हें झटका लगा, जहां उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, उसे संभालने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही अपनी पार्टी के भीतर कई तरह के आत्मचिंतन को शुरू किया है, और बदलाव की प्रस्तावना भी है। इनमें से कुछ बदलाव की बातें हम आपके सामने रख रहे हैं,
ये सूत्रों के हवाले से है, ये पूरे तरीके से निश्चित नहीं है, लेकिन अगर ये सुझाव भी हैं तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए, हम एक ऐसी पार्टी की बात कर रहे हैं जिसने इतनी जल्दी सबक लेते हुए अपनी कार्यशैली में तब्दीली करने की बात सोची, और यही तो राजनीति है। अगर आपको झटका लगे तो आप सुधरिए, अगर आप और आगे बढ़ रहे हैं तो और आगे बढ़ने की सोचिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब यह तय करने की बात कही है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि भारतीय जनता पार्टी बाहरी नेताओं के लेने की जो बातें आ रही हैं और उनको टिकट देने की बात आ रही है, उसको लेकर एक प्रणाली बनाने जा रही है कि अगर हम दूसरी पार्टी के नेताओं को लेते हैं तो फिर उन्हें उम्मीदवार बनाना या उन्हें सत्ता में शामिल करना, इसके लिए कम से कम एक तय अवधि होनी चाहिए, उसके बाद ही उन्हें ऐसे ओहदों पर रखा जाए। इसके साथ साथ दूसरी बड़ी बात निकल कर आ रही है कि पार्टी की सर्वोच्च नीति जो है वो निर्धारक इकाई संसदीय बोर्ड है और उसका पुनर्गठन होगा। इसके साथ साथ चुनाव समिति का जो फीडबैक है उसको अंतिम माना जाएगा, यानी कि चुनाव समिति के पास जो जानकारी जमीन से आ रही है कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो महत्वपूर्ण माना जाएगा और उसके आधार पर ही प्रत्याशियों को टिकट दिया जाएगा। इसके बाद प्रत्याशियों का फीडबैक सर्वे से जो लिया जाता है कि कौन सा प्रत्याशी किस सर्वे में कहां आगे चल रहा है, इस पर निर्भर नहीं किया जाएगा। निर्भर इस बात पर होगा कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो संघ परिवार में जुड़े हुए लोग हैं, जो जमीन पर लोगों से जुड़े हुए हैं, उनका फीडबैक प्रत्याशियों के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में, सांसद या विधायक के बारे में क्या है, और इसके आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा। इसके साथ साथ ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो राष्ट्रीय जो पूरा जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है बीजेपी का, उसमें 7 राष्ट्रीय महासचिव बदले जा सकते हैं। नए लोगों को मौका दिया जाएगा ताकि फ्रेश ब्लड एक नई थिंकिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर चलने की बात कहें। साथ ही साथ राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर जातीय समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए संतुलित तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब आगे के कदम बढ़ाए। एक और सुझाव जो कि भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीरता से इस पर विचार कर रही है, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन के तौर पर महिलाओं की संख्या को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आज भी महिला मतदाता की पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आ रही है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो कि अभी एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, उनके कार्यकाल के खत्म होने के साथ ही एक एडहॉक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपने अंतःकरण में झांकते हुए तमाम तब्दीलियों के बारे में विचार करना शुरू किया है, राजनीतिक दलों को ऐसा ही करना चाहिए। यही एक स्ट्रक्चर है। जरा सोचिए, क्या 2014 की हार के बाद, क्या 2019 के हार के बाद आपने कांग्रेस में इस तरह के आत्मचिंतन की बात सोची या सुनी? यह भारतीय जनता पार्टी है जो कि हर ठोकर से हार नहीं हुई साहब, हार नहीं हुई, सरकार बनी है बीजेपी की अगुवाई में, लेकिन हर ठोकर के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सुधार कर चुनाव प्रणाली के लिए और मजबूत बना रही है। इसको कहते हैं एन इफेक्टिव एडमिनिस्टर्ड पार्टी।